हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने पढ़ लिया था पहले वाले वीडियो में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश फ्रांसीसी भारत आए थे, उनके बारे में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम लोग जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया था, अपना विस्तार किस तरीके से बढ़ाया था, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, अपनी स्ट्रेटजी बना के, है ना। उम्मीद तो यही है, क्योंकि आप लोग का जो पेपर है दोस्तों वो जून में ही होने वाला है। मार्च आपके आ गया है, मार्च फरवरी बीत चुकी है, हमारा 2 महीना वैसे भी चले गए हैं इस साल के। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपके पास मुश्किल से 3 महीना है, मान के चलिए, है ना। उसी में आपको सारी चीज़ें करनी है, उसमें आपको रिवीजन भी करना है और नोट्स भी बनाने होंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पढ़ना है ना। अब बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। सो चलिए देखिए, यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कब कब हुआ था। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों ने पुर्तगाली, डच कंपनियां जहां पर व्यापारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में परास्त हो गई थी, वहीं जो डेनिश कंपनी थी उसने 1745 तक अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से चली गई थी। तो 1745 में ये जो डेनिश थी ये कंपनी चली गई, तो अंग्रेज़ों का एक रास्ता साफ हुआ कि डेनिश जो कंपनी है उससे संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने क्या किया कि इन ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी चीज़ें बेचकर वह चली गई, है ना। अब बात करते हैं ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों ने, जो भारत के प्रमुख व्यापारिक कंपनियों में से एक थी, जिसके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार भी था। दोनों कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी, आपसी जो है टकराव होने लगा, उनके बीच संघर्ष चलने लगा। और इस प्रतिस्पर्धा के चलते ही दोनों कंपनियों के मध्य 3 युद्ध हुए। पहला, जिसे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध जो है दोस्तों वो आपका फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। फ्रेंच और ब्रिटिशियर्स, ओके। तो इसको नोट डाउन करिए, इससे क्वेश्चन पूछता है आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको मैचिंग दे देगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, है ना। ये आपका सन पूछता है आपके एग्जाम में। इस युद्ध को देखिए 1746 से 1748 के बीच जो है यह युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, और सेंट टोमे का युद्ध भी इसको कहा जाता है। प्रथम जो पहला कर्नाटक युद्ध था 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, और यह फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी के बीच लड़ा गया। सेंट टोमे इसको कहा जाता है। इस युद्ध को अगर क्वेश्चन आ गया आप लोगों का कि सेंट टोमे जो है युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 के बीच हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो दोनों शक्तियों फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ये तैयार हो गई थी, और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव जो है भारत उपनिवेश था इसका पड़ा। इस वजह से पहला ये युद्ध कर्नाटक युद्ध होता है। और तत्कालिक कारण की बात कर लेते हैं, तो अंग्रेज कैप्टन बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया था, इसी वजह से ये युद्ध होता है ना। तो इसमें ज़्यादा आप लोग को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इसका डेट याद रखिएगा। और सेंट टोमे इसको दूसरा युद्ध कहा गया, मतलब सेंट टोमे नाम से भी जाना जाता है इसको। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। डिप्लो ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लॉ ब्रूनेडे से सहायता से जो है मद्रास को जीत लिया। और अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब जो था अनवरुद्ध था, वहाँ से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी। हालांकि डुप्ले ने मद्रास में घेरा नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब इसके बीच होता है, ठीक है। नवाब अनवरुद्ध जो था उसके मध्य लड़ा गया। युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे, किंतु विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। इस विजय का मुख्य कारण था फ्रांसीसियों का तोपखाना था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 48 में होता है, 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध की समाप्ति के बाद एक्स लॉ सैपेल की संधि होती है 1748 में। इसी से यह जो है पहला कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि पहली जो कर्नाटक प्रथम युद्ध हुआ था इसमें कौन सी संधि के बाद युद्ध विराम हुआ? तो एक्स लॉ सैपेल की जो संधि हुई थी प्रथम में, इससे ही युद्ध विराम होता है। और अंग्रेज जो है मद्रास अंग्रेजों को अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो भारत में जो है मद्रास मिल जाता है अंग्रेजों को, और वहाँ पे अमेरिका में लुइसबर्ग जो था एक जगह था वहाँ, वो फ्रांसीसी को मिल जाता है। तो दोनों दल बराबर ही रहे थे इस बार। ओके, अब देखते हैं सेकेंड युद्ध। सेकेंड युद्ध जो है 1700, फिर एक साल बाद युद्ध शुरू हो गया 1749 से 54 तक। इस युद्ध में जो है हैदराबाद के संस्थापक थे। पहले वाले युद्ध में कहाँ के संस्थापक थे? मद्रास के, है ना। जो कर्नाटक के नवाब थे वो अंग्रेज जो फ्रांसीसी थे उसके विरुद्ध जो है लड़ रहे थे। जबकि दूसरा जो युद्ध होता है, दूसरा युद्ध कब होता है? 1749 से लेकर 54 तक, है ना। तो इसमें जो है हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निजाम उल मुल्क थे। हैदराबाद के ये संस्थापक थे। और 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र जो इसके जो पोता रहा होगा मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ जाता है, यानी आपस में ही संघर्ष होने लग जाता है। और ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब मराठे जो 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया, ऐसे में अनवरुद्ध और चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया था। और फ्रांसीसियों ने जो है चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। और यहीं पे जो है लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं? अनवरुद्ध के जो है उसको सहायता देते हैं, अनवरुद्ध और नासिर जंग को। तो यहाँ से दूसरा युद्ध स्टार्ट होता है। और 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्ध मारा गया और उसका जो बेटा था मोहम्मद अली त्रिचल्लापल्ली में शरण ले ली इसने। और 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग जो है नवाब बनता है। और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मछलीपट्टनम और पांडिचेरी का क्षेत्र जो है प्रदान करता है, क्योंकि जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था उसने क्या किया था कि ये जो मुजफ्फर जंग की सहायता की थी इसलिए, है ना। और जो डुप्ले है कृष्णा नदी के कन्याकुमारी तक जो है गवर्नर बन जाता है वहाँ का। अब क्या होता है कि जब मुजफ्फर जंग की मृत्यु होती है इसके बाद सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र जो मुस्तफ़ा नगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लोर प्रदान किया गया। और इसके पूर्व चंदा साहब था उसने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव भी प्रदान कर दिए थे। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी जो है तैनात की थी। और इसके बाद ब्रिटिश कलर के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचल्लापल्ली को जो है अरकाट के किले को घेर लिया। और तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। और जब त्रिचल्लापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, अंग्रेज परास्त हुए। इसी समय जो है फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और जो फ्रांसीसियों का नया गवर्नर था गोडिहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाया गया। और इसके साथ ही जो है एक संधि हुई अंग्रेजों के साथ 1554 में, पांडिचेरी की संधि। दोनों पक्षों में युद्ध विराम हो गया, ठीक है ना। तो दूसरी जो संधि होती है पांडिचेरी की संधि होती है। पहली एक्स लॉ सैपेल की संधि होती है। दूसरा युद्ध जो 1749 से 54 तक लड़ा गया पांडिचेरी की संधि के तहत ही समाप्त होता है। अब तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध है वो जो है 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच
प्रशा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। यानी कि जो यूरोपीय देशों में लड़ा जा रहा था उसी से जो रिलेट करके यहाँ पे जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है लड़ रहे थे, है ना। तीसरा युद्ध भी यहीं से हुआ। अब तृतीय जो युद्ध था उसका तात्कालिक कारण जो फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। तो काउंट डी लाली जो था नया गवर्नर बन के आया था 1758 में। जो लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण कर लिया था और तंजौर पर अधिकार करने में असफल रहा था। लाली ने जो युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस भी बुला लिया था। तो यही जो है एक राजनीतिक भूल साबित हुई और यहीं से जो है संघर्ष देखने को मिला। 1760 में बात करें तो अंग्रेजों के सेनानायक आयरकोट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में 22 जनवरी को। वांडीवास का युद्ध जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है और अंग्रेजों ने बुस्सी को कैद कर लिया। 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण कर लिया और बाद में माहे और जिंजी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। तृतीय युद्ध जो हुआ कर्नाटक का, उसमें पेरिस की संधि से इसका अंत होता है। कर्नाटक के युद्ध का अंत जो है 1763 में होता है और पेरिस की संधि से होता है। और फ्रांसीसियों ने क्या किया, जो फ्रांसीसियों की सारी कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, वो सब अंग्रेजों को वापस कर देती हैं, है ना। वांडीवास के तहत ही इसका जो है फ्रांसीसियों का दमन हो गया। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अब पूर्णतः जो है यह निर्णायक युद्ध साबित हुआ। कौन सा? वांडीवास का 22 जनवरी को हुआ था 1760 में। ओके, इसको नोट डाउन करिएगा आप लोग। और पेरिस की संधि होती है 1763 में। ओके, तो वांडीवास के युद्ध के तहत ही फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है और अंग्रेजों का वहाँ पर शासन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब इसका निष्कर्ष थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी की पराजय में आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेज ये सभी पक्ष मजबूत थे, इसीलिए वो जीत जाते हैं। कौन? अंग्रेज। बंगाल का जो अधिग्रहण कैसे करते हैं अंग्रेज? अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण कर लिया जाता है 18वीं शताब्दी में और केवल 8 वर्ष के अल्पकाल 1757 से 1764 के मध्य नवाब जो सिराजुद्दौला था, मीर जाफर, मीर कासिम अपनी संप्रभुता कायम रखने में असफल रहे थे। इसी वजह से बंगाल में जो है अंग्रेजों का अधिग्रहण हो जाता है। ओके, 1756 की बात करें, 1756 में जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है बंगाल का। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी के बाद कौन बना? सिराजुद्दौला। इसके बाद नवाबों और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष होता है। 1717 में मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी कर दिया था, क्योंकि एक अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ ने एक डॉक्टर था जो कि फ़र्रुखसियर की इलाज किया था उसने, है ना। हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो अंग्रेज़ था एक, उससे खुश होकर अंग्रेज़ जो डॉक्टर था उससे खुश होकर क्या किया, फ़र्रुखसियर ने उसे शाही फरमान जो है जारी कर दिया था और छूट भी दे दी थी, है ना। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच जो बढ़ता हुआ तनाव था, इससे नवाब कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों से वहाँ से भागने पर विवश कर दिया। अब इस तनाव से क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो था वहाँ का नवाब कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है और वहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश करता है और अंग्रेज़ भागकर फुल्टा द्वीप चले गए। वहाँ से कलकत्ता के किले पर आक्रमण कर ब्लैक होल की घटना का उल्लेख भी मिलता है। ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1756
56 में मिलता है ब्लैक होल की घटना का उल्लेख। हॉलवेल ने यह प्रस्तुत किया था। हॉलवेल एक जो है यात्री था, उसने ये प्रस्तुत किया था। और इसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कालकोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। महज 23 ही जिंदा बचे थे, उसमें ठूस ठूस के उसको भर दिया था, जिससे कि इतने लोगों की मर गए थे और 123 लोग मर गए थे, 23 लोग ही जिंदा बच सके थे। अब क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया गया, नाम बदलकर अली नगर रख दिया गया। किसको? जो कलकत्ता था, ठीक ना। लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। देखो यहाँ पे भी रिश्वतखोरी चल रही थी, है ना। तो मानिक चंद है अंग्रेजों से रिश्वत लेता है और वो जो है अंग्रेजों को एक किला सौंप देता है। क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर थी, फ्रांसीसियों ने जिस पर कब्जा किया था, इसकी बस्ती जो है मजबूत कर लेता है और सिराजुद्दौला को अंग्रेजी अलीनगर की संधि के तहत फरवरी 1757 के लिए विवश होना पड़ा। किसको? सिराजुद्दौला को। अलीनगर की जो संधि थी उसके तहत क्या हुआ था, अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार, नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया था। दोनों पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया था, जिससे कि सिराजुद्दौला की सत्ता कमजोर होती है और बंगाल की गद्दी पर ऐसे एक नवाब बैठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। तो इस अंग्रेजों ने क्या किया, इस षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला जो था उसके अब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों ने इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल थे और पूर्णिया नामक जो नगर था उसके नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान और अमी चंद। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार के प्रमुख वाटसन की भूमिका अधिक थी। अब होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है जो कि एक निर्णायक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जिसमें कि बंगालों पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। इसने 2 वर्षों के लिए भारत की नियति को तय कर दिया था, इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध निर्णायक युद्ध कहा जाता है, निर्णायक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून को 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ। सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव, इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी नोटबुक पे, ओके। इसके बाद मीर जाफर जो था, यहाँ पे आपने देखा होगा मीर जाफर, है ना। मीर जाफर जो था इसने क्या किया, एक कपटपूर्ण परामर्श दिया। नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। इसी की वजह से सिराजुद्दौला जो है इस युद्ध में हार जाता है ना, मीर जाफर की वजह से। मीर जाफर सेनापति था और दीवान राय दुर्लभ था दीवान सेना का, वो जो है अंग्रेज़ों से मिल चुके थे और इन्होंने ही युद्ध में एक खुला युद्ध नहीं किया और विश्वासघात के तहत जो है अंततः सिराजुद्दौला की जो है हार हो जाती है और सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। और मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन वहाँ पे सिराजुद्दौला को मार देता है। ख़त्म हो गई इसकी कहानी। प्लासी का युद्ध हुआ, यह एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें कि अंग्रेज़ों की जीत हुई, ओके। किसके कारण? क्योंकि जो आपसी जो है मनमुटाव के कारण, आपसी जो है भेदभाव के कारण। प्लासी का युद्ध और परिणाम। राजनीतिक शक्ति बनकर कंपनी उभरती है और सर्वोच्च शक्ति बन जाती है, जिसमें नृप निर्माता किंग मेकर की भूमिका अदा करती है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया और अंग्रेज़ों की सुगम पहुंच बंगाल के संपन्न खजाने तक भी कर दी,
है ना। और इसी के अनुसार वो खजाने और संसाधनों के तहत भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहते हैं। अब बात आती है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है 24 परगना का जमींदारी प्रदान कर दी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान कर दी, है ना। इसके बाद मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम जो है प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कुछ कारणों के बाद क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिससे उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा था। इसके बाद जो है परिणामतः अंग्रेज़ों ने उसे नवाब के पद से हटा दिया। मीर कासिम को जो है अगला नवाब घोषित कर दिया। तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफ़र बनता है। मीर जाफ़र के बाद जो है मीर कासिम, है ना, मीर कासिम वहाँ का बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, इसको क्रम वाइज भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। मीर कासिम और कंपनी, मीर कासिम और कंपनी जो है, और जो कि मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल के साथ समझौता होता है, जिसमें कि वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जमींदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के कारण और दरबार के षड्यंत्र है उससे बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देता है, दूसरी जगह ले जाता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से जो है ये मुंगेर ले जाता है। ठीक है ना, तो अपनी राजधानी यह मीर कासिम जो चालाक था थोड़ा सा, है ना, ये क्या करता है कि मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी उसको चेंज करके मुंगेर ले गया और यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है, तोप बंदूक कारखाना स्थापित करता है। वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास मीर कासिम करता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है दस्तक का दुरुपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास मीर कासिम करता है। सैन्य सुधारों और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त करने के लिए नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ जाता है और परिणामतः 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और यहीं पे बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाती है ना। तो 1764 में बंगाल से निष्कासित हो जाता है कौन? मीर कासिम। इसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगता है और अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से ही शरणार्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके बाद अक्टूबर 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है वह होने लग जाता है। ठीक है ना, बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए, मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब जो था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की एक सेना थी और अंग्रेज़ों की एक सेना थी। ठीक है ना। तो बक्सर का युद्ध लास्ट में होता है 1764। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व जो है हेक्टी मुनरो ने किया और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान ने किया। ठीक है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की सेना, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर की युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना पराजय होती है और इसके युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों की शरण में आ गया और दूसरी ओर नवाब जो है शुजाउद्दौला ने कुछ दिनों तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की जो संधि है इसमें क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन गया और यह संधि 2 चरणों में हुई। 12 अगस्त 1765 में यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा गवर्नर क्लाइव के मध्य हुई।
इस संधि इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, 1765 की इलाहाबाद की संधि। ओके, इसके बाद जो है क्या होता है, इलाहाबाद की दूसरी जो संधि है 16 अगस्त 1765 में होती है। पहली संधि में 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देने का स्वीकार किया गया था और इसके बदले में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को स्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले थे लेकर मुगल सम्राट द्वितीय सम्राट शाह आलम, देखिए अवध का जो नवाब था उसके ये कड़ा और इलाहाबाद का जिला उसके ही अंडर में थे, लेकिन कंपनी ने क्या किया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। अवध के नवाब के किले ये दोनों जगह जो थी अवध के नवाब की उस सम्राट को सौंप दिया। दिल्ली का शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765। यह संधि क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई और इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का जो क्षेत्र था वो वापस कर दिया गया। दूसरी संधि 16 अगस्त को होती है दोस्तों, ठीक है ना। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेज सेना अवध में रखी गई। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए यहाँ पे नवाब का ही खर्च या नवाब के खर्च पर ही एक सेना, अंग्रेजों की सेना रखी गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता जागीरदारी बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि अवध के राजा के अधीन ही माना गया। अब बात करते हैं बंगाल के द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन जो है वो, तो आज हमने पढ़ा दोस्तों, क्या क्या पढ़ लिया हमने, जो कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तीसरा युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, पौरनिवास का युद्ध। ओके, इसके बाद जो है द्वैध शासन पढ़ेंगे। 1765 में हम अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला कंपनी द्वारा इस पद पर नवाब बनने की अनुमति दी गई कि कंपनी का निजामत के कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार की नियुक्ति करेगी। नायब दीवान नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां की नियुक्त किया गया। ओके, और इतिहास में इस व्यवस्था को जो है द्वैध शासन कहा गया। परिणामतः कंपनी जो है, कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया। बंगाल में जो है कंपनी जो थी पुलिस और न्यायिक शक्तियों का कार्यभार संभालेगी और जो सारी चीज़ें थी वो बंगाल का जो नवाब था, है ना, वो संभाल लेगा। तो यही इसी व्यवस्था को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। 1765 से 1772 तक यह प्रणाली चली। इलाहाबाद की जो संधि है उसमें कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। ओके, अब बात कर लेते हैं बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर की। क्लाइव जो था 1757 से 1760 तक था। वेंसिस्टार्ट 1760 से 1765 तक। वेरलेस्ट जो है 1767 से 1769 तक था। कार्टियर 1769 से 1772 था। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम जो है जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था प्रारंभ, मैसूर की स्थिति पढ़ेंगे और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध जो चारों मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सूरत की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जो है इसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए।